m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले चीज आपको बताई थी, ये कैसा लॉ होता है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। और किनके बीच में लगता है, मास बॉडीज के। कैसा होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। और इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। डिस्टेंस से कैसा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यानी अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। यानी जिस भी बॉडी में मास होगा, उन दोनों में आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये कंपलसरी वाला बात है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर दो एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में छोड़ दें, यहाँ पे उन पर कोई और प्लैनेटरी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, समझ में आया क्या बोलो, प्लैनेटरी। अब कोई कह सकता है सर प्लैनेट भी तो है, फिर तो स्पेस में वो एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींचते, क्योंकि उनको एक दूसरे की प्लैनेटरी फोर्सेस करके खींच के एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। उस सिचुएशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या करा, यूनिवर्स के सारे प्लैनेट के एक दूसरे ने फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, कैंसिल कर रखा है। बट उस समय वो स्टेबल नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। अगर स्टेशनरी होते तो हम उसे बोलते स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इमेजिन करो, इन फोर्स के अलावा हमने एक ऐसी दो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ दिया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि थोड़े टाइम में वो एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। अगर प्लैनेटरी फोर्सेस नहीं है तो, समझ में आया, अगर दो प्लैनेटरी फोर्सेस नहीं है तो समझ में आया या नहीं आया? ओके, अब इधर देखो बड़े ध्यान से, मास m1 m2 ये समझ में आ रहा है? कोई अभी तक कोई डाउट है बताओ इसमें। इसके बाद एक चीज समझो कि ये g क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड में चले जाओ, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, ये सेम रहेगा। इसकी यूनिट निकालनी सीखी थी हमने, अगर याद हो तो यूनिट बता देता हूँ दोबारा से। तो अगर इसकी g का फॉर्मूला बनाना चाहें तो g होता है f/m1 ठीक है। इसकी वैल्यू पहले जान लो, इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -7। अभी यूनिट की बात करते हैं। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई ये, ठीक है। ये इसकी SI यूनिट होती है, कौन सी होती है, SI यूनिट। इसकी बात करूं तो क्या होगी, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर है? तो सीरियस यूनिट भी याद होनी चाहिए आपको क्या होती है। कोई डाउट है तो बताओ। तो SI यूनिट सीरियस यूनिट समझ में आया क्या होता है? अब बहुत ध्यान से चीज को समझना। अच्छा, इनके साथ साथ एक चीज आपको और समझनी है कि अगर मैंने इनके बीच में पानी ला दिया तो क्या होगा, इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में ग्लास ला दिया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फोर्स पे कोई फर्क पड़ रहा नहीं, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स उतने ही रहेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फोर्स पे मतलब मीडियम कुछ भी आप इनके बीच में रख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आप कोई भी मीडियम रखिए इन दो के बीच में, यानी कुछ भी भर दो दो वास्टली बॉडी के बीच में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क किस चीज का पड़ेगा, उनके बीच के मोशन का। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों के जो दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकत लगा रहे हैं, क्या उसमें फर्क आएगा? उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। बट अगर आपने एयर की जगह पानी लगाया तो शायद उनके आने में एक दूसरे की तरफ उन्हें रेस्टिव फोर्स मिले, रुकावट मिले। एयर से ज्यादा कोई गहरा मीडियम लगा दे, गाढ़ा मीडियम लगा दे तो शायद थोड़ी और ताकत लगे। समझ में आ रहा है? बट उनके फोर्सेस में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो फोर्सेस इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई डाउट? अब समझो इस जी की वैल्यू कैसे निकाली, इस जी की वैल्यू कैसे निकाली। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगा लो बस, ठीक है। तो सबसे पहले समझो अर्थ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो अर्थ आप पे फोर्स लगाता है कहां से, अच्छा ये तो बता नहीं भूल गया, ये फोर्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट ऑफ मास। इसके लिए पॉइंट मास। इतनी बड़ी बॉडी को हम कंसीडर नहीं करते, तो हम इस पूरी बॉडी को कहां कैसे कंसीडर करते हैं, सारी अर्थ कहां पे है, यहाँ पे इस बिंदु पे। ये नहीं है मानते हैं, असली में तो बोलते ना असली में गायब हो जाती है, असली में तो अर्थ वही है। मान रहे हैं सारा मास कहाँ गया, यहाँ पर, यहाँ पे केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जितनी रेट अर्थ की
अर्थ का जितना रेडियस है वही तो उसकी दूरी कहलाएगी। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं कंबाइन कर लूं तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें G है, मास क्या है पहला, मास ऑफ दी अर्थ, m क्या है आपका मास, और ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर तो होगा ही होगा, पर दूरी क्या है रेडियस ऑफ दी अर्थ। कोई डाउट? अब ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर। ये जो फोर्स है कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, क्या हम इस फोर्स को दूसरे नाम से नहीं जानते? Yes, sir. क्या नाम है? वेट। इसी फोर्स का नाम क्या है? वेट। वेट। वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स है, कहाँ लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, किस पे लगता है, हमारे मास पे। तो mg हमारा वेट है, यानी ये जो फोर्स है वो यही फोर्स है। बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स यही फोर्स है। इक्वेट कर दो अगर ये दोनों है तो आपने जब इक्वेट करा G तो स्मॉल mg इक्वल्स टू G m अपॉन r m से m लॉग। G क्या है? तो अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब G किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने भी क्या बताया ये कौन सा कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला, फिक्स्ड है। बचा क्या? मास ऑफ द मिट्टी फेंक रहे हो हवा में, हाथ में उठा के नहीं, तो वो भी सेम है। सर ये चेंज हो सकती है क्योंकि हल्की सी तभी हुई सी है। तो पोल्स ज्यादा पास है और इक्वेटर थोड़ी फैल गई है, समझ में आया, पिच की हुई है। तो पोल्स जो है सेंटर के ज्यादा पास है और इक्वेटर सेंटर से ज्यादा दूर, इसलिए हल्की फुल्की ग्रेविटी इक्वेटर पे कम हो जाती है और पोल्स पे बढ़ जाती है। कोई डाउट? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। कोई डाउट? पक्का? ग्रेविटी क्या है, अब इसकी यूनिट देख लो। अभी जी की यूनिट क्या बताइए आपने, जल्दी से फटाफट बताओ। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो भैया ध्यान से इस चीज को समझना, यही होता है ना? यस सर। और तो कुछ नहीं। नो सर। हाँ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ाओ, 1 kg से 1 kg उड़ा दो, -1 अभी बचा, तो क्या बचा? न्यूटन पर केजी। न्यूटन क्या खुद केजी नहीं होता, केजी फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस होता है, क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। पर सेकंड होता है भाई स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी पर सेकंड स्क्वायर। इस पर केजी से ये वाला केजी कट गया, क्या बचा? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो भी है, हमें नहीं पता अभी क्या है, ये जो भी है इसकी यूनिट तो ये, अब ये किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन। यानी जो ग्रेविटी है वो और कुछ नहीं, वो क्या है? एक्सेलरेशन। इसलिए आप बोलते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी बोलते हैं बट ये है क्या? एक्सेलरेशन। अब देखो समझना एक बात, बहुत समझना। आप पे अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू एनी मासली बॉडी इट गिव्स यू एक्सेलरेशन। अर्थ आपको खींच रहा है एक फोर्स के साथ, यानी अर्थ आप पे क्या लगा रहा है? फोर्स। वो फोर्स आप पे लग रहा है, आप पे मास है, यस सर। फोर्स डिवाइड बाय मास आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? बस सबको समझ में आ रहा है? यानी आपको कौन, आपको जो नीचे की तरफ खींच रहा है वो मास है आपका या ग्रेविटी है? ग्रेविटी। अर्थ फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हमें पता है ये है, बट मैंने फर्स्ट चैप्टर में लेके जा रहा हूं आपको। फोर्स आपने कैलकुलेट कर ली, फोर्स आप पे लग रही है, आप पे मास है, हटा दो तो क्या बचा? सिर्फ एक्सेलरेशन। यानी आप पे क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन, जो आपको नीचे खींच रहा है। सच बात गलत बात है? सच है ना? आपको नीचे कौन खींच रहा है? मास क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या ये फोर्स एक सिक्के पे लग रहा होगा? और उस फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर दो, उसे भी क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि मास से मास तो दोनों का उड़ जाएगा। एक्सेलरेशन। फोर्स अलग, मैंने क्या सेम नहीं होगा? दोनों की फोर्स सेम नहीं होगी। फोर्स क्या है? ये दोनों का वेट ही तो है। तुम्हारा वेट और सिक्के का वेट सेम? नो सर।
तुम्हारा फोर्स और सिक्के का फोर्स सेम नहीं होगा, बट दोनों के फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो दोनों की जो ग्रेविटी हो वो दोनों की सेम। बात समझ में आ रहा है? पक्का? दोनों की ग्रेविटी सेम। इसलिए अगर मैं दोनों को एक हाइट से छोड़ूं तो क्या होगा? दोनों सेम गिरेंगे, एक ही साथ जमीन पे टकराएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि आपने दोनों को एक हाइट से फेंका, क्योंकि उनको खींचने का काम है, उनको नीचे लाने का काम कौन कर रहा है? मास नहीं कर रहा, वेट नहीं कर रहा, ग्रेविटी कर रहा है। तो देखो अगर आप बोलो वेट सर, वेट करता है, वेट तो फोर्स है। अरे भैया फोर्स एक मासली बॉडी को सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेशन होता है जो बॉडी को मूव कराता है, फोर्स मूव नहीं कराता। फोर्स तो भैया अपना काम अगर फोर्स मूव कराता, फोर्स जुगाड़ में तो दिया आपको हिलेगी नहीं हिलेगी। क्यों? एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा। क्या फोर्स नहीं लग रही? फोर्स लग रही है। फोर्स बॉडी के मास से डिवाइड होकर उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को मूव कराने। तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी को छोड़ रहा हूँ, दो अलग अलग बॉडी को खींच रहे हैं, तो उनका क्या डिफरेंट है? फोर्स अलग है। बट अगर दोनों फोर्स को डिवाइड, दो वो फोर्स है क्या? उनका वेट। फोर्स क्या है? वेट। अब मैं कहूँ क्यों फोर्स अलग है? चलो वेट अभी भूल जाओ, फोर्स क्यों अलग है उसका भी रीजन समझ लो। फोर्स का फॉर्मूला है G, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ तो m भरोगे ना? जब तुम्हारा मास रखूंगा तुम्हारा मास रखूंगा ना, और जब सिक्का रखूंगा तो सिक्के का मास रखूंगा ना। तुम्हारा मास और सिक्के का मास सेम है क्या? नो सर। तो क्या वैल्यू सेम आएंगी दोनों की? रखने नो सर। अलग अलग आएंगे ना वैल्यू। अगर तुम्हारा वेट रखूंगा, मास रखूंगा, तो जो फोर्स आएगी वो तुम्हारी आएगी। अगर यहाँ पे सिक्के का मास रखूंगा तो किसकी फोर्स आएगी? सिक्के की फोर्स आएगी। तो अलग अलग नहीं आएगी फोर्स। पर जब दोनों को, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स को किससे डिवाइड करना है? मास से। इस फोर्स को डिवाइड करना है मास से। मान लो ये फोर्स है, चाहे सिक्का हो या कुछ हो, इसको मास से डिवाइड करो, यानी 1/m कर दो। ये तो कटिंग है। तो तुम्हारा मास हो, सिक्के का मास हो, मास से मास तोड़ गया, बचा क्या? कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तुम बदलने वाले, मैं बदलूं जाके? कोई नहीं बदल सकता। जब कोई नहीं बदल सकता तो ग्रेविटी कोई और बदलेगा? अब समझो, एक भारी चीज और एक हल्की चीज को, दोनों को छोड़ रहा हूं, बराबर एक ही टाइम में गिरेगी। क्यों? क्योंकि दोनों को लाने वाला बंदा एक ही है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उनका मास से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आई? पक्का? बढ़िया। ठीक है, इसका जरा पॉइंट्स पढ़ना। क्या ले रखा है ये वाले में? पॉइंट्स पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, एक पढ़ो। इट इज अ वीकेस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स याद रखना। नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, न्यूक्लियर है। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बाद मैग्नेटिक है, उसके बाद ये। इट्स अ वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, कोई डाउट? सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है? इट इज अ अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलरेडी बता चुका हूं। आप बाकी सब ऐसे ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो वहां पे नेचर अलग अलग हो सकता है। बताओ भाई क्या चीजें ला रहे हो? नॉर्थ नॉर्थ ला रहे हो, रिपेल मारेगा। नॉर्थ साउथ ला रहे हो, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ला रहे हो, रिपेल मारेगा। नेगेटिव नेगेटिव ला रहे हो, रिपेल मारेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ला रहे हो, अट्रैक्ट मारेगा। तो वहां डिपेंड करेगा नेचर क्या है चार्ज का। बट यहाँ पे मास है, अट्रैक्ट, मास है, अट्रैक्ट, मास है, अट्रैक्ट, हमेशा अट्रैक्ट। हाँ, क्लियर है? आगे मैंने बता रखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इससे क्या बोलते हैं? वेरी गुड। आगे It's always first law. It always first law. ऑलरेडी बता चुके। आगे एक जना पढ़ दो यार, कोई ऐसे मत पढ़ो। एक जना। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब कहां तक जाती है इसकी फोर्स? इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कहां तक जा रही है फोर्स? इनफाइनाइट जा रही है। पर कितनी, जैसे जैसे दूर जा रही है ये वीक भी होती जा रही है। आप एक डिस्टेंस चल रहे हो 4 गुना वीक हो रही है, आप 2 चल रहे हो 4 गुना वीक हो रहा है, आप 3 चल रहे हो 1/9 टाइम वीक हो रही है, आप 4 चल रहे हो 1/16 टाइम वीक हो रही है। देखो ना डिस्टेंस के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर। तो अगर आप 2 चले तो स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 1/4 कम हो गई। अब 4 चले 1/16, 5 चले 1/25, 6 चले 1/36, तो और कम हो रही है। जितना चल रहे हो उससे ज्यादा कम हो रही है, बट कहां तक जाएगी?
इसकी लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, आगे बढ़। कोई भी मीडियम इनके बीच में आ जाए, घंटा पर कुछ भी लाओ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, पानी लाओ, हवा लाओ, तुम ही आ जाओ, कोई बात नहीं। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? फर्स्ट वाला बताओ क्या है? क्योंकि सबसे कमजोर फोर्स है, क्या बताओ इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक इससे स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर इससे स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीकेस्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं ना, उन सारे फोर्स में सबसे वीकेस्ट है। फोर्थ वाला पढ़ो, ये तो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, अभी तो बोला ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओबे मतलब क्या होता है? उसको मानता है, इसको यानी वो डिस्टेंस से कैसा प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट कितना? स्क्वायर टाइम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ तो है। ठीक है, कोई डाउट है? अब सुन लो, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, अरे अभी पिछले पढ़ गया हो ना, v Yes, sir. + 18 Yes, sir. s = ut + half a square v square = 2as पढ़ा है ना? इसमें एक्सेलरेशन दिख रहा है सबको? Yes, sir. और ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन डाल देना। So G लग जाएगा। But अब देखो इसमें ट्विस्ट है, मैंने आपको एक पहले भी बताया था पिछले जब कर रहे हैं, जब आपको ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो आप ग्रेविटी के साथ आ रहे हो, अगेंस्ट आ रहे हो? सात। ऊपर से नीचे आ रहे हो, सात। तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव हो, जी की वैल्यू जो भी रखोगे एक ही जगह जी रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो वो पॉजिटिव है। कोई डाउट? अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो नेगेटिव। इसको नेगेटिव, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जाएगा, अगेंस्ट है सर। अगेंस्ट है, ग्रेविटी नीचे आएगा, अगेंस्ट है, वर्ड क्या है? अगेंस्ट, और उसको क्या बोलते हैं? फेवर, उसके फेवर में ये इसके अगेंस्ट। कोई डाउट? ग्रेविटी हमेशा नीचे आएगी। क्लियर? हाँ जी, अभी बात आ रहा हूँ, मान लो आपने ऊपर ड्रॉप करा, ऊपर से क्या करा? ड्रॉप, तो ग्रेविटी के साथ ही आओगे, तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई। जब आप ड्रॉप करते हो ना तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्या लेते हो? जीरो। इनिशियल बोले तो पहले वाली, पहले तो हमने पकड़ ही रखा है ना, क्या वेलोसिटी होगी? कुछ जीरो। जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर आपसे वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उसने ड्रॉप करा, तो आप समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब एक मजेदार बात और सुन लो, आप नीचे से ऊपर कोई चीज फेंक रहे हो, आप नीचे से ऊपर कोई फेंक रहे हो, ग्रेविटी कैसी होगी? वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। बट जैसे वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ये बट होगा कब? मैक्सिमम हाइट। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है, आपने एक कैप फेंका है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है और रुक जाता है, और फिर वो नीचे गिरता। जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा होता है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, जब वो उसकी जीरो हो गई, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, अब वो नीचे आएगा। समझ में आया है? Yes, sir. जब वो उसकी मैक्सिमम हाइट रीच हो जाती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो अगर मैं तुम्हें नीचे से ऊपर फेंकने वाला सिर्फ सीन कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने वाला सीन नहीं हो रहा, सिर्फ नीचे से ऊपर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। अल्टीमेटली तो जाकर रुक जाता है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। समझ में आया? Yes, sir. नीचे कोई भी वेलोसिटी फेंकी उससे मतलब नहीं, बट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। कोई डाउट? ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी चीज छोड़ दो, वो किसके अंडर में गिरता है? ग्रेविटी। उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल। मजेदार बात सुन लो, ये चीज ऐसे तो कायदे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वो भी 11th क्लास में सीखो, बट अभी बता देता हूं। अगर आप लिफ्ट में बैठे हो, अगर आप इसमें बैठे हो लिफ्ट और लिफ्ट नीचे जाए तो आपको आपका वजन हल्का महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है Yes, sir. ठीक है, और लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो भारी महसूस होता है। ये एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तो आपको आप लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, बट लिफ्ट भी आप पे एक फोर्स लगाती है। देखो लिफ्ट तो नीचे ऊपर ले जाती है, तो लिफ्ट कहाँ फोर्स लगा रही है? ऊपर। और आपकी बॉडी कहाँ फोर्स लगा रही है? नीचे। उसको बराबर करने के लिए, तो पहले से हमारा वेट नीचे लग रहा था, अब लिफ्ट ऊपर जा रही तो एक और फोर्स आ गई नीचे, दोनों फोर्स मिक्स हो गई तो ग्रेविटी बढ़ी नहीं होगी? Yes, sir. फोर्स पहले फिक्स था वेट आपका, बट अब वेट के साथ उस लिफ्ट की वजह से फोर्स भी तो ऐड हो गया, Yes, तो sir. आपका वेट बढ़ जाएगा। करके देखना,
सब बता वेट मशीन ले जाना, लिफ्ट में रखना चुपके से बैग में, फिर वहां जाके लिफ्ट जब चले उस पर खड़े हो जाना। तुम्हारा वजन नॉर्मल लिफ्ट में जो आ रहा होगा जैसे ऊपर चलने लगी वो बढ़ जाएगा, और जब लिफ्ट नीचे आए तो कम हो जाएगा। घटेगा, और लिफ्ट टूट गई तो वैसे मर जाओगे, बट वो नहीं है, ऐसा कहो नहीं, बट थ्योरी तो पढ़ सकते हैं ना, असली में मत करना भैया। अंदर ही रह जाएगा। बट अगर ऐसा टूट जाए तो उस वक्त उसे कहते हैं वेटलेस फील। ये ऐसा जीरो हो जाएगा। आपका वेट होगा ही नहीं, क्योंकि आप किसके इन्फ्लुएंस में गिर रहे हो? ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहे Yes, sir. हो, तो आपका वेट ऊपर आप किसी पे खड़े हो, लिफ्ट भी नहीं, जी से गिर रही है, आप भी जी से गिर रहे हो, तो कोई किसी को फोर्स नहीं लगा रहा। जब कोई किसी को फोर्स नहीं लगाया तो आप नॉर्मल एक्शन फोर्स क्या नापोगे? कुछ नहीं। उस वक्त पे आपको क्या फील होता है? वेटलेसनेस। आपको वेट फील नहीं होता। समझ में आया? ये पक्का कोई डाउट है? कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स। थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछो। वेट और उसके मास का डिफरेंस लिख लेना, मैं तो डिस्कस कर लो, समझ में आ जाएगा ना। मास क्या है? मैटर कंटेन इन बॉडी। वेट क्या है? द डाउनवर्ड फोर्स, द डाउनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ लगी, दैट इज वेट। मास क्या है? मास Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। वेट Vector. मास केजी में नापता है, वेट न्यूटन न्यूटन में में नापता है, ठीक है ना। और वेट में आपका मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेट में मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बस। चार तो हमने ऐसे ही और बोल दी, एक आधा ठीक है, सही है।